new lecture on data analysis in research. Today, we are going to cover the secondary data analysis on e-views. हम आज के इस लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे कि ई-व्यूज़ के ऊपर किस तरह जो है वो डेटा एनालिसिस किया जाता है। जो सेकेंडरी डेटा होता है जो आप बैलेंस शीट से लेते हैं या जो आप किसी डेटाबेस से आप डेटा लेते हैं जो सेकेंडरी नेचर का डेटा होता है, जिसमें अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें, जीडीपी की बात करें, ये सेकेंडरी डेटा होता है। इसी तरह जो है वो हम अगर प्रॉफिटेबिलिटी की कैलकुलेशंस की बात करें जिसमें रिटर्न ऑन एसेट्स है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, इसी तरह फाइनेंस के जो भी एरियाज हैं और उनका डेटा जो है वो सेकेंडरी डेटा है। तो उस सेकेंडरी डेटा को एनालाइज करने के लिए जो है वो ई-व्यूज़ इस्तेमाल किया जाता है। ई-व्यूज़ के अलावा और भी सॉफ्टवेयर्स हैं, लेकिन हम इस क्लास के अंदर ई-व्यूज़ के ऊपर ही बात करेंगे। तो प्रीवियस क्लासेस के अंदर जो डेटा एनालिसिस की क्लासेस थी उसके अंदर हमने डिस्कस किया कि जो प्राइमरी डेटा होता है उस प्राइमरी डेटा को किस तरह SPSS के अंदर उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हमने SPSS सीखा अब तक। अब हम इस क्लास के अंदर जो है वो ई-व्यूज़ सीखेंगे कि ई-व्यूज़ के ऊपर किस तरह काम होता है। और ई-व्यूज़ जो है वो SPSS से बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत जल्दी जो है इसके स्टेप्स हो जाते हैं, तो इसमें ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। आपने बस थोड़ा सा गौर से इस वीडियो को देखना है, तो आप बहुत जल्द जो है इसको सीख जाएंगे। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहले जो है हम जो है वो जो डेटा होता है उसको अपलोड करते हैं इसके अंदर। तो ये फर्स्ट स्टेप है कि आप डेटा को अपलोड करें। डेटा को अपलोड करने के बाद फिर जो है वो आप जो डेटा होता है उसकी सबसे पहले इसके अंदर जो स्टेशनरी होती है उसको चेक करना होता है। और थर्ड स्टेप के अंदर जो है वो आप रिग्रेशन रन करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये चेक करना होता है कि आपका जो डेटा है वो रैंडम इफेक्ट उसके लिए सूटेबल है टेस्ट, या उसके लिए जो है फिक्स्ड इफेक्ट टेस्ट जो है वो सूटेबल है। तो ये 4 इसके स्टेप्स हैं, मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आप डेटा अपलोड करेंगे। नंबर 2 आप डेटा की स्टेशनरी चेक करेंगे। नंबर 3 आप ये चेक करेंगे कि आपका जो डेटा है उसके लिए कौन सा जो है वो टेस्ट जो है वो अप्रोप्रिएट है, वेदर द रैंडम टेस्ट इज अप्रोप्रिएट और द फिक्स्ड टेस्ट इज अप्रोप्रिएट। तो ये थर्ड स्टेप हो जाएगा। और फोर्थ स्टेप के अंदर जो है वो आप रिग्रेशन को रन करेंगे। इस तरह जो है वो आपका जो एनालिसिस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जैसे मैंने आपको कहा कि ये काफ़ी आसान होता है SPSS के बनिस्बत। SPSS के अंदर काफ़ी स्टेप्स होते हैं जो कि आपको करने होते हैं, लेकिन इसके अंदर इतने स्टेप्स जो है वो नहीं होते। इसमें सिर्फ 4 स्टेप्स के अंदर ही आप जो है अपना डेटा जो है उसे आप एनालाइज कर सकते हैं। तो हम जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखें, ये जो आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, ये स्क्रीन के ऊपर ये देखें लिखा हुआ ई-व्यूज़। तो ये जो ई-व्यूज़ लिखा हुआ है, जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन जो है ये ई-व्यूज़ की है। ये ई-व्यूज़ सॉफ्टवेयर है जो आपको इस वक्त नज़र आ रहा है, जिसके अंदर फाइल, एडिट, ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं और ये ऐसे स्क्रीन नज़र आ रही है। तो ये ई-व्यूज़ की स्क्रीन है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले फाइल में जाएंगे, फाइल में जाकर न्यू में जाएंगे और न्यू में जाकर इस वर्क फाइल को क्लिक करेंगे। इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इस तरह की एक विंडो खुल जाएगी, जिसके अंदर आपने ये बताना है कि आपका डेटा जो आपने दिया है वो एनुअल डेटा है, वो मंथली डेटा है, वो डेली का डेटा है। जैसे स्टॉक एक्सचेंज का बाज़ डेटा ऐसा होता है जो डेली का डेटा होता है, तो और बाज़ डेटा ऐसे होते हैं जो कि मंथली होते हैं, क्वार्टरली होते हैं या ईयरली होते हैं। तो आपका जो भी डेटा है इसको आप क्लिक करेंगे, इसके अंदर ये सारे, तो मल्टी ईयर है, एनुअल है, सेमी एनुअल है, क्वार्टरली, मंथली, बाय मंथली, fortnight, 10-day, weekly, a daily 5-day week, daily 7-day, daily customs,
तो ये सारे जो है ना यहाँ पर, तो आपका हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा डेटा जो है वो है एनुअल डेटा, ठीक है। उसके बाद दूसरा यहाँ पर हम आते हैं, तो यहाँ पर जो डेटा होता है, एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, एक होता है डेटा विद रेगुलर फ्रीक्वेंसी, और एक होता है बैलेंस पैनल डेटा। ये तीन किस्म के डेटाज होते हैं। तो हम इस वक्त जिस डेटा के ऊपर काम करेंगे, जो कि आप कंपनी के डेटा सेलेक्ट करते हैं, जो कि उनके बैलेंस शीट से लेते हैं, तो ऐसा जो डेटा होता है वो आमतौर पर उस डेटा को जो है वो बैलेंस पैनल डेटा कहते हैं। तो हम सिर्फ आपने जो इस क्लास के अंदर हम जो चीज सीखेंगे, वो बैलेंस पैनल डेटा के ऊपर हम काम करेंगे। तो ये बैलेंस पैनल को आप सिलेक्ट करेंगे, तो आपके सामने ये स्टार्ट डेट आ जाएगी, एंड डेट, मतलब किस ईयर से आपने डेटा लेना स्टार्ट किया। फर्ज करो कि आपने 2009 जो है उसका डेटा जो है वो लेना शुरू किया, तो आप यहाँ लिख दें 2009 से आपने डेटा लेना शुरू किया है, और आपने जो डेटा लिया है वो 2009 से लेकर 2017 तक का डेटा जो है आपने लिया है। उसके बाद आपने ये देखना है कि नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शंस का मतलब है आपने जो कंपनी है वो कितनी सेलेक्ट की है। तो कितनी कम है, आप अगर देखें तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ये 9 साल का डेटा है, तो बल्कि इसको हम 10 साल का पूरा करते हैं, 18 कर देते हैं, ये 18। 2009 से लेकर 2018 तक का डेटा जो है वो आपके पास अवेलेबल है, और ये कितनी कंपनियों का डेटा है वो यहाँ मेंशन करेंगे। फर्स्ट करो कि आपने ये डेटा जो है वो 12 कंपनियों का डेटा लिया है, तो आपके पास 10 साल का डेटा है और 12 कंपनियों को डेटा है, तो इस तरह 120 जो है वो एंट्री हो जाएगी। बस बाकी चीज़ों को यहाँ पे आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, सबसे पहले आप फ्रीक्वेंसी में जाएंगे, और आपका जिस स्पेसिफिकेशन का डेटा होगा वो डेटा आप यहाँ पे देखेंगे। तो हमने ये अज्यूम किया कि हमारा जो डेटा है वो एनुअल डेटा है। फिर आप यहाँ पे आएंगे और देखेंगे आपका जो आपने डेटा लिया है वो किस साल से स्टार्ट हो रहा है और किस साल पे एंड हो रहा है, और आपके जो नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब है नंबर ऑफ कंपनीज, कितनी कंपनीज का आपने डेटा लिया है। तो 12 कंपनीज का हमारा डेटा है। 10 साल का डेटा है, 2019 से 9 से स्टार्ट हो रहा है 2018 तक, और ये 12 कंपनियों का डेटा है। उसके बाद ये हमने इसको क्लिक किया, और इसके अंदर ये तीन हमें अनस्ट्रक्चर्ड, अनडेटेड डेटा, डेटेड रेगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये डेटा हमारा ना तो ये अनस्ट्रक्चर्ड है और ना ही रेगुलर फ्रीक्वेंसी का डेटा है। हमारा डेटा जो है वो पैनल डेटा है। तो हम पैनल डेटा के ऊपर जो है आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो बैलेंस पैनल आ जाएगा। बस आपने कुछ नहीं करना है, इस विंडो को यहाँ से ओके कर देना है। तो इस तरह की एक विंडो आपके सामने खुल जाएगी। अब आपने इस विंडो के ऊपर काम करना है। क्या काम करना है आपने, अब हमारा सबसे पहला काम जो है, जो फर्स्ट स्टेप हम जो शुरू करने के लिए जा रहे हैं, वो फर्स्ट स्टेप ये है कि हम सबसे पहले जो है डेटा अपलोड करेंगे। तो क्विक में जाएंगे, एम्पैथी ग्रुप में जाएंगे, और ये हमारे पास एक शीट जो है खुल जाएगी। अब क्विक में एम्पैथी ग्रुप में जाने के बाद ये शीट खुल गई। अब आप इसको जो है मिनिमाइज कर लेते हैं। अब जो है हम हमारा जो डेटा है उसको हम खोलेंगे। तो ये डेटा हमारा पड़ा हुआ है एक्सेल की शीट के ऊपर। ये स्कैनरी डेटा है जो कि मुख्तलिफ कंपनियों की बैलेंस शीट से या उनके रिकॉर्ड से उठाया गया है। ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का डेटा है। ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ये बोर्ड साइज है, वुमेन डायरेक्टर्स हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, और फिर ये रिटर्न ऑन एसेट्स और CSR, ये सारी चीज़ें जो है वो कंपनी के रिकॉर्ड से ली गई हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस डेटा को यहाँ से कॉपी करेंगे। डेटा हमने कॉपी किया, इस डेटा को कॉपी करने के बाद हमने क्या किया, इस डेटा को यहाँ वापस जाएंगे, और जहाँ पे ऑब्जर्वेशन लिखी हुई है, इस पहले ऑब्जर्वेशन के बराबर में आप क्लिक करेंगे। इसको ऑब्जर्वेशन में के बराबर में क्लिक करके इसको कॉपी, और हमने किया वो इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये डेटा हमारे पास आ गया सारा डेटा, जो कि रिलेटेड टू वुमेन डायरेक्टर्स, CSR और रिटर्न ऑन एसेट्स। रिटर्न ऑन एसेट्स का मतलब प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड था। तो ये डेटा हमारे पास मौजूद है। अब मैं थोड़ा सा एक्सेल की जो शीट है इसके ऊपर मैं आपसे बात करूंगा, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब ये जो डेटा है यहाँ पर आपको जो नज़र आ रहा है, ये डेटा जो है मुख्तलिफ कंपनियों का डेटा है। तो इस तरह जब शुरू में डेटा आपके पास होता है तो आप क्या करते हैं, इसके बराबर में
इस साइड पर यहाँ पर जैसे है, तो इंसर्ट, इसको आप इंसर्ट करें, या अब यहाँ पे जो है वो आप एयर लिख सकते हैं कि कौन से एयर का डेटा है, ठीक है। और अगर आप इंसर्ट कर दें तो इसके बराबर में यहाँ आपके पास कंपनीज का नाम भी आ सकता है, तो कंपनी नेम, जी कंपनी का, ठीक है जी, कंपनी नेम आ गया। अब आप ठीक है जी, जिस जिस ईयर का डेटा हो यहाँ पे आप वो ईयर लिखते चले जाएं और यहाँ पे कंपनी लिखते चले जाएं। ठीक है, फर्ज करो कि ये डेटा आपका है एमसीबी का एमसीबी, तो आप एमसीबी का पहले पूरा डेटा यहाँ लिख दें। 2009 से हमने शुरू किया, 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ये एमसीबी का डेटा, ये यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डेटा है ये सारा एमसीबी का डेटा है, ठीक है। और ये एमसीबी को आप अगर चाहें तो कॉपी करके इसको यहाँ पेस्ट कर दें ताकि ये लगे ये सारा एमसीबी, यहाँ तक का एमसीबी का डेटा है। इसी तरह आप एचबीएल का डेटा यहाँ लिख दें, एचबीएल इसी तरह फिर आप इसी को दोबारा कॉपी कर लें, 2009 से आपने जो डेटा लिया है 2009 से 18 का डेटा, इसको आप कॉपी करके दोबारा यहाँ पर पेस्ट कर दें तो ये एचबीएल का डेटा आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और यहाँ पे आप एचबीएल लिख दें। इसी तरह जिस जिस कंपनी का डेटा आपके पास अवेलेबल हो उस कंपनी को यहाँ लिखेंगे, और जिस ईयर से जिस ईयर तक डेटा हो यहाँ लिख देंगे। तो और उसके सामने फिर उसके बाद ये जो नंबर्स हैं, ये जो यहाँ नज़र आ रहे हैं, बी एस बोर्ड साइज है, और डब्ल्यू डी का मतलब है वुमेन डायरेक्टर्स, ई डी का मतलब है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, एनईडी का मतलब है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, आरओए का मतलब है रिटर्न ऑन एसेट्स, और सीएसआर का मतलब है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये डेटा सारा स्कैनडी डेटा है, इसका सोर्स है, वहाँ से लिया गया। और आपने क्या किया कि एमसीबी को उठाया, उसका पहले साल 2009 का डेटा आपने दिया और ये सारा डेटा यहाँ लिख दिया, फिर 10 का डेटा लिख दिया, फिर 11 का, इस तरह ये। असल में हमारे पे जो काम का डेटा है वो ये है, ये जो है जो सिर्फ वेरिएबल से रिलेटेड डेटा है, हम इसी को सिर्फ कॉपी करेंगे और वहाँ पेस्ट करेंगे। ये डेटा सिर्फ हमारे लिए, ताकि अगर कोई डेटा हमारा देखना चाहे कि कौन कौन सी कंपनीज ली है और कितने साल का डेटा है, तो इस डेटा को यहाँ से ये एयर आपको पता चल जाएंगे और यहाँ कंपनी के नेम आपको पता चल जाएंगे, ताकि आपको भी पता हो, आपके पास भी डेटा हो। जब आप डेटा एक्सेल की शीट में मेंटेन करेंगे तो सबसे पहले आप कंपनी का नाम लिखेंगे, एयर लिखेंगे, फिर उसके बाद आपके जो वेरिएबल्स हैं वो लिखेंगे, और फिर आप इनका डेटा जो है वो बैलेंस शीट से लें या जहाँ जहाँ से आपने डेटा लिया है वहाँ से आप डेटा जो है इसको कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने कंपनी का डेटा नहीं लिया, फर्ज करो आपने जीडीपी लिया है, जीएनपी लिया है, तो फिर आप जो है, अगर आपने एक कंट्री का लिया है तो फिर कोई मसला नहीं है, फिर तो आप एयर लिख दें खाली। अगर आपने डिफरेंट कंट्रीज का लिया है तो फिर जो है, फिर अगर आपने डिफरेंट कंट्री का लिया है तो फिर आपको जो है वो क्या करना होगा, यहाँ पे कंट्रीज जो कंपनी है यहाँ पे कंट्रीज के नाम लिखने होंगे। तो इन कंट्रीज का नाम लिखकर यहाँ पे एयर लिखेंगे और फिर इस तरह यहाँ पे जीडीपी जीएनपी ऑफ दोज कंट्री लिखेंगे। इस तरह ये डेटा आपका मेंटेन होगा। सबसे सेकेंडरी डेटा के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ये डेटा मेंटेन करना है एक्सेल की शीट के ऊपर। तो ये डेटा जो है वो आपके पास एक्सेल की शीट के ऊपर मौजूद होना चाहिए। अगर ये डेटा एक्सेल की शीट पर आपके पास मौजूद नहीं होगा, प्रॉपर नहीं बना हुआ होगा, तो फिर आपको डेटा रन करना, डेटा को अपलोड करना, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। इसलिए आपको प्रॉपर डेटा जो है उसे आपने करना है। इसके अंदर कोई सेल मर्ज नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई रो मर्ज नहीं होनी चाहिए, हर रो के अंदर अलग से डेटा मौजूद होना चाहिए। अगर कोई रो मर्ज हो जाएगा, कोई सेल मर्ज हो जाएगा, तो फिर ये डेटा जो है वो ईव्यूज के ऊपर रन नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले आपको जो चीज़ मेंटेन करनी है
वो है एक्सेल की शीट जिसके ऊपर आपका डेटा प्रॉपरली मेंटेन हो। अगर आपका डेटा प्रॉपरली मेंटेन होगा तो फिर ई व्यूज के ऊपर उसे आप आसानी के साथ जो है वो एक्सपोर्ट कर सकेंगे। लेकिन अगर आपका डेटा प्रॉपरली मेंटेन नहीं होगा तो फिर जो है आप उसे एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे और फिर आपको प्रॉब्लम होगा। इसलिए सबसे पहले आपने एक्सेल की शीट को मेंटेन करना है। प्रॉपर मेंटेन करने के बाद फिर आप ईव्यूज पे जाएंगे और फिर ईव्यूज के बाद जाने के बाद फिर आपसे यहाँ डेटा कॉपी करके आप वो वहाँ डेटा जैसा कि हमने किया ईव्यूज के ऊपर, तो ये हमने जो है डेटा हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब आप इसको चाहें तो यहाँ से आप इसे कैंसिल कर दें। कैंसिल किया तो आपके पास ये सारा डेटा आपके पास इस वक्त मौजूद है। ये देखें जी, डब्ल्यू डी भी मौजूद है, रिटर्न ऑन एसेट्स मौजूद है, एनईडी मौजूद है, ईडी मौजूद है, सीएसआर मौजूद है और बीएस। बाकी ये जो सी है ये कांस्टेंट है, ये और ये इसको छोड़ देंगे आप। जो बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उससे ये रेजिडुअल वैल्यू है, इसको आप छोड़कर बाकी जो अच्छा। अब इसके अंदर डेटा जो है उसके अंदर एक मसला हो रहा है। ये जो ए बी सी लिखा हुआ आ रहा है इसका मतलब इस डेटा के अंदर कोई प्रॉब्लम है। बाकी जो डेटा है ये देखें बिल्कुल ये सही आपके पास चल रहा है। तो एबीसी नहीं आना चाहिए आपके डेटा के अंदर। इसका मतलब है या तो ये डेटा सही नहीं है या सही अपलोड नहीं हुआ है। तो ये इसको अगर मैं देखूंगा ना, इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये हमारे पास डेटा तो अब अवेलेबल है यहाँ पर, लेकिन इसको आगे हम देखते हैं। क्योंकि ये एबीसी वाला जो मसला है ना ये आमतौर पर प्रॉब्लम, इसको मैं अगर यहाँ से देखूँ, ये देखिए ये हमारे पास खुल नहीं रहा। इसका मतलब है इस डेटा के अंदर हमारे लिए ये प्रॉब्लम है, ये डेटा प्रॉपर नहीं है। ये जो रिटर्न ऑन एसेट्स का डेटा है ये सही नहीं है हमारे पास, तो इसे हमें देखना पड़ेगा। फर्ज करो कि मैं दोबारा आपको सिखाने के लिए इसको मैं कैंसिल करता हूँ और फिर दोबारा जो है मैं इसे रन करता हूँ। ये देखें ये मैंने ख़त्म कर दिया, फिर दोबारा नए सिरे से मैं इसे कर रहा हूँ। देखिए फाइल में जाएंगे आप, फाइल में जाने के बाद न्यू जाएंगे, वर्क फाइल में जाएंगे, उसके बाद जाकर आप चेक करेंगे जी ये एनुअल डेटा है हमारा, एनुअल डेटा में जाएंगे, डेटा की फ्रीक्वेंसी में जाएंगे, बैलेंस पैनल डेटा है हमारा। हमने कहा जी 2009 से लेकर 2018 तक का डेटा हमारे पास है और 12 साल की कंपनीज जो है वो हमारे पास इस वक्त मौजूद है। ठीक है जी, तो ये डेटा उसके बाद हम इसे ओके कर देंगे। ठीक है, ये आ जाएगा। अब हम दोबारा उसी तरह क्विक में जाएंगे, जाकर एम्पटी सीरीज में जाएंगे और इसे हम ओके कर देंगे। ठीक है, अब हम जो है वो जाकर देखते हैं जी हमें इस वाला जो ये जो डेटा था इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ रहा था। अब वो क्या प्रॉब्लम है वो जो है अभी फ़िलहाल हम डायग्नोस नहीं कर सकते। हमारे पास शायद इसमें कोई मसला होगा। मैं ये करता हूँ कि ये जो डेटा है इस डेटा को मैं कॉपी नहीं करता, बल्कि जो बाकी जो शीट्स है उसको हम इसके ऊपर कॉपी कर लेते हैं। रिटर्न ऑन एसेट्स को छोड़ देते हैं फिलहाल। कॉपी, और ये याद रखिएगा कि यहाँ ऑब्जर्वेशन जो होती है फर्स्ट कॉलम उसको आपने क्लिक करना है, वहाँ कॉपी करना है। ये हो गया। अब जो है यहाँ पर एक और भी रह गया हमारा, ये जो है इस वाले कॉलम को हम रिटर्न और एसेट्स को ख़त्म कर रहे हैं। उस डेटा के अंदर शायद कोई मसला है जिसकी वजह से वो डेटा प्रॉपर अपलोड नहीं हो रहा। तो आप जब डेटा मैनेज कर रहे हो तो उसको ज़रूर ख्याल रखिएगा कि वो डेटा प्रॉपर होना चाहिए। उसके अंदर कोई डेटा के अंदर जो है किसी किस्म का कोई अ, अ, ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो कि डेटा प्रॉपर अपलोड ना हो।